कंचन का शक यकीन में बदलता जा रहा था कि कोई ना कोई बात है जो पंकज और उसकी माँ उससे छिपा रहे हैं। और वह दिन भी आया जब सच उसके सामने था, लेकिन सच और झूठ का फैसला उसे ही करना था। जीवन लाल ने अपने दोस्त गिरीश और उसकी पत्नी दीपा को उनकी बेटी कंचन के लिए उपयुक्त वर तलाशने में मदद करने हेतु अपने सहायक पंकज से मिलवाया। दोनों को सुदर्शन और विनम्र पंकज अच्छा लगा। वह रेलवे वर्कशॉप में सहायक इंजीनियर था। परिवार में सिवा माँ के और कोई ना था, जो एक जाने माने ट्यूटोरियल कॉलेज में पढ़ाती थी। राजनीति शास्त्र की प्रवक्ता कंचन की शादी के लिए पहली शर्त यही थी कि उसे नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। स्वयं नौकरी करती सास को बहू की नौकरी से इतराज नहीं हो सकता था। यह सब सोचकर गिरीश ने जीवन लाल से पंकज और उसकी मां को रिश्ते के लिए अपने घर लाने को कहा। अगले रविवार को जीवनलाल अपनी पत्नी तृप्ता, दोनों बच्चों कपिल, मोना और पंकज वह उसकी माँ गीता के साथ गिरीश के घर पहुंच गए। मामा, चाचा, मौसा और फूफा वगैरह सब हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हैदराबाद आने के बाद उनसे संपर्क नहीं रहा। या सच कहूँ तो पापा के रहते जिन रिश्तेदारों से हमारी सरकारी कोठी भरी रहती थी, पापा के जाते ही वही रिश्तेदार हम बेसहारा माँ बेटों से कन्नी कटाने लगे थे। पंकज ने अन्य रिश्तेदारों के बारे में पूछने पर बताया, इसलिए मैं माँ को लेकर हैदराबाद चला आया और यहाँ के परिवेश में हम एक दूसरे के साथ पूर्णतया संतुष्ट हैं। पंकज की शादी हो जाए तो मेरा परिवार भरा पूरा हो जाएगा। गीता ने जोड़ा, आप कंचन को पसंद कर ले तो वह भी जल्दी हो जाएगा। जीवन लाल ने कहा, हम तो आपके बताए विवरण से ही कंचन को पसंद करके यहाँ आए हैं, लेकिन हम भी तो कंचन को पसंद आने चाहिए। गीता हंसी, कंचन की पसंद पूछकर ही आपको यहाँ आने की तकलीफ दी है। दीपा ने भी उसी अंदाज में कहा, हमारी बेटी की एक ही शर्त है कि आप उसे नौकरी छुड़ाने को ना कहे। नहीं कहूँगी, लेकिन एक शर्त पर कि यह भी कभी मुझे नौकरी छोड़ने को नहीं कहेगी। तो फिर तो बात पक्की, मुंह मीठा करवाओ। दीपा बहन, तृप्ता के कहने पर दीपा मिठाई ले आई। चाय नाश्ते के बाद जीवन लाल ने कहा कि अब सगाई शादी की तारीखें भी तय कर लो। वह तो आप कब छुट्टी देंगे उस पर निर्भर करता है। सर, पंकज बोला, इस पर भी कि वे स्वयं कब छुट्टी लेते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हें ही तो करना है। गीता गिरीश और दीपा की ओर मुड़ी। जिस तरह से उन्होंने यह शादी की बात चलाई है, उसी तरह से तृप्ता भाभी और जीवन भैया पंकज के अभिभावक बनकर बहू के गृह प्रवेश तक की सभी रस्में निभाएंगे। आप अब क्या करना है या कैसे करना है, उनसे ही पूछिएगा। रहा लेन देन का सवाल, तो मुझे बस आपकी बेटी चाहिए और अब इस विषय में मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। गीता आराम से सोफे पे पीठ लगाकर बैठ गई। पूछेंगे कैसे नहीं गीता जी, शादी में आने वाले रिश्तेदारों के बारे में तो बताना ही होगा। दीपा ने प्रतिवाद किया, शादी में रौनक तो उन लोगों के आने से ही आएगी, रौनक की फिक्र मत कीजिए। पंकज बोला, मेरे बहुत दोस्त और सहकर्मी हैं, ज़्यादा हंगामा चाहिए तो मम्मी के छात्र छात्राएं हैं, मेरे छात्र छात्राओं की क्या ज़रूरत है। गीता हंसी, कंचन के ननद देवर हैं ना, मोना और कपिल अपने दोस्त सहेलियों के साथ धूम मचाने को शादी बहुत धूमधाम और हंसी खुशी से हो गई। कंचन पंकज के साथ बेहद खुश थी।
गीता से भी उसे कोई शिकायत नहीं थी। कोचिंग कक्षाएं तो सुबह शाम ही लगती है, सो गीता सुबह से ही जाती है और कंचन के कॉलेज जाने के बाद लौटती थी। दिन भर घर में रहती थी, सो नौकरानी से सब काम करवा लेती थी। कंचन को घर लौटने पर गरम चाय नाश्ता मिल जाता था। कुछ देर गपशप के बाद गीता फिर कॉलेज चली जाती थी और कंचन पूरी शाम पंकज के साथ जैसे चाहे बिता सकती थी। संक्षेप में साथ ने संचरण का सुख वगैरह किसी हस्तक्षेप या जिम्मेदारी के 1 साल पलक झपकते गुजर गया। माँ बेटी में रात को ही बात होती थी, लेकिन कुछ रोज से कंचन को लग रहा था कि गीता कुछ असहाय है। वह पंकज से अकेले में बात करने की कोशिश में रहती थी। कंचन के आते ही बड़ी सफाई से बात बदल देती थी। कंचन ने यह बात अपनी माँ दीपा को बताई। पंकज के उस बेचारी का अपना सगा कोई और तो नहीं है, जिससे कोई निजी सुख दुख या पुरानी यादें बांटे। तू खुद ही उन्हें अकेले छोड़ा कर और पंकज से भी कभी मत पूछना कि माँ उससे क्या कह रही थी। दीपा ने समझाया। एक रात सबने खाना खत्म ही किया था कि बिजली चली गई। पंकज और गीता बाहर बरामदे में बैठे गए और कंचन मोमबत्ती की रोशनी में मेज साफ करके रसोई समेटने लगी। काम खत्म करके उसने बेख्याली में मोमबत्ती बुझा दी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बरामदे का रास्ता नजर आ रहा था। वह धीरे से उसी के सहारे आगे बढ़ गई। तभी उसे बरामदे से माँ बेटे की वार्तालाप सुनाई दी। पंकज कह रहा था, कितनी भी सिफारिश लगवा लूं, रेलवे से तो भी 3 बेडरूम वाला घर नहीं मिल सकता। माँ, कई हजार रुपया किराया देकर बाहर ही घर लेना पड़ेगा। सोच रहा हूँ इतना किराया देने से बेहतर है अपना फ्लैट ही खरीद लें। गाड़ी की बजाय मकान के लिए ऋण ले लेता हूँ। उस सब में समय लगेगा। पंकज, हमें तो 3 कमरों का घर जल्दी से जल्दी चाहिए। गीता के स्वर में चिंता थी। किराए की फिक्र मत करो, जितना भी होगा मैं देने को तैयार हूँ। तो बस इतना देख कि गेस्ट रूम तुम्हारे व मेरे कमरे से अलग हो। कंचन चौंक पड़ी। रेलवे की ओर से उन्हें 2 बेडरूम का कैटोजुनमा घर मिला हुआ था। सामने छोटा सा लॉन था, पीछे किचन गार्डन और ऊपर खुली छत भी थी। नौकरानी भी पास के बंगले में आउट हाउस में रहती थी, सो देर सबेर जब बुलाओ वह आ जाती थी। ये सब छोड़कर किराए में आधुनिक दड़बे नुमा फ्लैट में जाने की क्या ज़रूरत आ पड़ी थी। अपने 3 सदस्यों के परिवार के लिए तो यह घर काफ़ी है। तो फिर क्या कोई मेहमान आ रहा है? मगर कौन? हड़बड़ाओ मत माँ, बार बार वाले घर में विधुर चौधरी जी बेटे के साथ रहते हैं और बेटा अगले महीने विदेश जा रहा है। वे खुशी से हमें एक कमरा दे देंगे। आप अब इस बारे में न तो फिक्र कर और न ही बात। पंकज ने कहा और पुकारा, तुम अंधेरे और गर्मी में अंदर क्या कर रही हो? कंचन, हाँ बेटी, यहाँ आकर बैठ, बड़ी अच्छी हवा चल रही है। गीता भी बोली। इसका मतलब था कि माँ ने भी बात खत्म कर दी है। अब पूछने पर भी कोई कुछ नहीं बताएगा। और वैसे भी पंकज ने फिलहाल तो मकान बदलना टाल ही दिया था। जयपुर में होने वाली अंतर्राज्यीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में कंचन के कॉलेज की टीम चुनी गई थी। अपने समय में कंचन भी राज्य स्तर की खिलाड़ी रह चुकी थी और अभी भी छात्राओं के साथ अक्सर बैडमिंटन खेलती थी। प्रिंसिपल और छात्राएं चाहती थी कि कंचन भी टीम के साथ जयपुर जाए। कंचन ने पंकज और गीता से पूछा। दोनों ने सहर्ष अनुमति दे दी। लौटने वाले रोज उन सब की ट्रेन रात की थी।
लड़कियां जयपुर घूमना और खरीदारी करना चाहती थी। आयोजकों के उनके लिए एक प्राइवेट टैक्सी की व्यवस्था करवा दी। ड्राइवर रामसेवक अधेड़ उम्र का सामभ्रात व्यक्ति था। उसने बड़ी अच्छी तरह से लड़कियों को दर्शनीय स्थल दिखाए। दिन भर घूमने के बाद कंचन थक गई थी। सो मिर्जा इस्माइल रोड पहुंचने पर उसने कहा कि वह शॉपिंग के बजाय गाड़ी में आराम करना चाहेगी। इतनी गर्मी में हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। मैडम, लड़कियों ने कहा, मैं हूं ना। मैडम के पास गाड़ी ऐसे भी चलता रहेगा। रामसेवक ने कहा, आप लोग इत्मीनान से जाकर खरीदारी कर लो। धन्यवाद भैया जी। नाम और बोलचाल से तो आप उत्तर भारत के लगते हैं। यहाँ कैसे आ गए? कंचन ने पूछा। रामसेवक ने आह भरी, अब क्या बताएं मैडम, हालत ही कुछ ऐसे हो गई कि रोटी रोजी के लिए घर से दूर आना पड़ गया। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? अपने घर में सभी पढ़े लिखे और सरकारी नौकरी में हैं। हमें ना पढ़ना पसंद था, ना नौकरी करना। गाड़ी चलाने का बहुत शौक था, सो बाबूजी हमें टैक्सी दिलवा दी। हम भी सबके मुकाबले में कमा खा रहे थे कि हमारे बड़े के भैया के गड़बड़ कर दी। वे थे तो सरकारी अफसर, मगर शबाब और शराब के शौकीन। एक रोज नशे की हालत में एक मातहत की बीवी पर हाथ डाल दिया और पकड़े गए। जीजाजी के सुरूख से किसी तरह छूट गए। भाभी के चिरौरी करने और बेटे के भविष्य का हवाला देने से कुछ साल तो सफल कर रहे, लेकिन बेटे को रेलवे में नौकरी मिलते ही फिर पुराने रंग ढंग चालू कर दिए और एक नेता की चहेती के साथ मुंह काला करते हुए पकड़े गए। नेता की चहेती थी, सो मामला तूल पकड़ गया और 7 साल की जेल हो गई। परिवार की इतनी बदनामी हुई कि लोग मेरी टैक्सी में बैठने से भी डरने लगे। टैक्सी का धंधा तो शहर के होटल और अन्य स्थानों से जुड़ने पर ही चलता है, सो उनकी नकारे जाने पर यहाँ आ गया। मुझे ही नहीं, भाभी और उनके बेटे को भी अपना शहर छोड़कर दूर जाना पड़ा। कंचन की दिलचस्पी थोड़ी बढ़ी। दूर कहाँ, हैदराबाद। वहाँ रेलवे में इंजीनियर है हमारा भतीजा, लेकिन हमारे तल्लुकात नहीं है। अब उनसे सोचने मायूसी से कहा, ऐसा क्यों? परिवार वाले उनसे कन्नी काटने लगे थे। माँ बेटे खुददार थे, सो अब से दूर चले गए। अब तो भैया जी सजा की अवधि भी खत्म होने वाली है। अब तब शायद वे लोग झांसी आए। तभी लड़कियां शॉपिंग करके आ गई और ड्राइवर चुप हो गया। कंचन ने जितना भी सुना था उससे साफ जाहिर था कि वह किसकी बात कर रहा था और क्यों। गीता बड़ा मकान लेने के लिए व्याकुल थी। बेचारी पति को ना नकारना चाहती थी और ना ही उसके साथ रहना। पंकज सदा की तरह माँ की भावनाओं का ध्यान रख रहा था, लेकिन कंचन की भावनाओं का क्या? परिवार का यह कुत्सित सत्य तो उन्हें शादी से पहले ही बताना चाहिए था। शादी के बाद भी यह कहने वाला पंकज की पत्नी पति तो दूसरे के लिए खुली किताब होते हैं, कितना बड़ा झूठा था। झूठ की नींव पर टिकी शादी कितने रोज टिक सकेगी? माँ बेटी के व्यवहार से तो लग रहा था कि वह उस बदन चलन सजायाफ्ता व्यक्ति को स्वीकार करने वाले थे। भले ही दूर रखे, देर सवेर तो उससे भी वास्ता पड़ेगा ही। फिर उसकी असमत का क्या होगा? कंचन सोचकर ही सिहर उठी। सिरदर्द के बहाने वह पूरे रास्ते चुप रही और फिर अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। खैर, किसी तरह लंबा सफर तय करके घर पहुंची। शुक्र है तुम आ गई। जिया ही नहीं जा रहा था तुम्हारे बगैर।
पंकज ने बेहाल स्वर में कहा। अब तो मेरे बगैर ही जीना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। कंचन ने अलमारी में से अपने कपड़े निकालते हुए कहा। मगर क्यों? जयपुर में पुराना प्रेमी मिल गया क्या? पंकज ने चूहल की प्रेमी तो नहीं? हाँ, चाचियाँ ससुर राम सेवक जरूर मिले थे। मैंने तो तुम्हें अपने जीवन के मूक प्रेम के बारे में भी बता दिया था, जिसका ताना तुमने मुझे अभी दिया है। लेकिन तुम ने और माँ ने अपने परिवार के उस घिनौने सच को छिपाया हुआ है, जिसके लिए अपनों से मुंह छिपाकर तुम यहाँ रह रहे हो। झूठ की बुनियाद पर टिकी शादी का कोई भविष्य नहीं होता पंकज, और इससे पहले कि वह भरभरा कर गिले, मैं स्वयं ही यह रिश्ता खत्म कर देती हूँ। तुरंत तलाक लेने के लिए सच्चाई छिपाने का आरोप काफ़ी है। वैसे तो तुम्हें सज़ा भी दिलवा सकती हूँ, लेकिन अगर चुपचाप तलाक देंगे तो ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कंचन ने सूटकेस में सामान भरते हुए कहा। पंकज हतप्रभ हो गया था, फिर भी संयत स्वर में बोला, तुमने जो सुना वह सच है, लेकिन जो झूठ की बुनियाद वाली बात कही है वह सही नहीं है। इस शहर में किसी ने कभी भी हमसे पाप के बारे में नहीं पूछा, तो हम स्वयं आगे बढ़कर क्यों बताते? तुमने देखा होगा, शादी के मंडप में दिवंगत माता पिता की तस्वीर रखी जाती है।